न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। So, hello friends, good evening, good morning, good afternoon, whatever time is going on, whenever you are watching this video, welcome to our channel. Guys, if you haven't watched the first video of our series, you must watch it. The link is in description box. Guys, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे कोर्स का चैप्टर नंबर 2। काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सेकंड चैप्टर अपलोड किया जाए। सो लीजिए, आपने बुलाया और हम आ गए। गाइस, ये आपको अभी फिर से क्लियर कर दिया जा रहा है कि आपका जो ये कोर्स है ये फुल्ली एंड फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठिए एंड जो भी की पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे हाईलाइटेड है, आपको वैसे लाइन टू लाइन काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। हालांकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज लाइक जो मैंने हाईलाइट किए थे वही मैंने आपको समझाए थे। इस चैप्टर में हम पूरा चैप्टर रीड आउट करेंगे, पूरा चैप्टर लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप एक बार पूरी एनसीईआरटी देखिए, हर एक टीचर रिकमेंड करता है कि आप एनसीईआरटी को स्पेशली बायो की एनसीईआरटी को रट लें, मतलब पूरा फाड़ के पूरा पढ़ लें। उसको फाड़ना नहीं है बट उसको पढ़ लें। बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस बात को कह नहीं रहे हैं, उस बात को आपके लिए और आसान कर रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट दिखेगी। मगर हर लाइन इंपॉर्टेंट तो है, बट वो लाइन कहना क्या चाहती है, वो लाइन कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है बाकी की इम्पॉर्टेंट लाइन से, जैसे कि वो कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, इस साथ में बने रहिए। वीडियो के लास्ट में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने ये पूरी वीडियो में जितना भी कुछ स्पेशल एंड जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट बताया है वो लास्ट में समराइज़ होके आप किस तरह से उसके नोट्स बना सकते हैं। गाइस, नोट्स बनाइए। आई एम नॉट सेइंग नोट्स मत बनाइए, अपनी लैंग्वेज बनाइए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को कंसिडर करके बनाइए। एंड आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज कहीं पे भी देख लीजिए आप, इजी लैंग्वेज है, सबसे इजी लैंग्वेज है। बट जो नीट जो हम जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को 2019 के लिए, आपने बायोलॉजी एक सब्जेक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑप्ट किया है अपने लिए, ठीक है। एज अ बायोलॉजी, फॉर बायोलॉजी मतलब आप बनने वाले हो डॉक्टर, बायोलॉजी कंसिडर करके। आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। बायोलॉजी की एक लर्निंग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको लर्न करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो उसके लिए हम चीज़ों को पॉइंट वाइज उठाएंगे। ये नहीं है कि अगर एक चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड है, फिर थर्ड ही आएगा, फिर फोर्थ ही चैप्टर आएगा, नहीं। ऐसे आप बोर हो जाओगे कि कब से यही चल रहा है, कब से। ये नहीं है कि 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं। वीडियो को आने में टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी पढ़ना पड़ता है इसके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सोर्सेज निकालने पड़ते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वीडियो में आप ये देखोगे कि मैंने जो पूरा चैप्टर उठाया है, पूरी एनसीईआरटी की बुक नहीं है, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर में आप ये देखोगे कि आप अगर एक एक लाइन पढ़ने जाओ, उसमें से आप हाइलाइटर लेके बैठो, साथ में बुक लेके बैठो, हाईलाइट करते जाओ जो जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। ट्रस्ट में काफ़ी हेल्प करेगा जब आप रिविजन के लिए बैठोगे, ठीक है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में सबसे फर्स्ट जो है साइंटिस्ट जो आते हैं वो आते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। याद कर लो, एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन में हेल्प की थी, ठीक है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। हम फर्स्ट से पढ़ लेते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डन instinctively, not using criteria that was scientific but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and clothing। आपने देखा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं लाइन टू लाइन रीड आउट करने के लिए मैंने सिर्फ एक देखी बात सुनिए। अगर मैं सारी लाइन्स रीड आउट करूँगी उतना टाइम नहीं है ना, सबके पास अपने अपने काम है। आप भी इतनी देर यूट्यूब पे ना बैठे तो ही मैं वही रिकमेंड करूँगी, इतनी देर यूट्यूब पे ना बैठे, इससे अच्छा अपना कुछ पढ़ लें। बायो नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ लें, नहीं तो फिजिक्स आपके दिमाग को फ्रेश रखेगी, वो पढ़ लें। एक एक लाइन नहीं डिक्टेट करूँगी, अच्छा समझाऊँगी। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपको हेल्प करेगा। आपके बोर्ड्स में तो ये 100 आउट ऑफ 100 देगा एंड 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी में तो पक्का देगा ही देगा। ये बात आप पूरी तरह मुझ पर छोड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए फिर से बता रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है आगे चल के रिग्रेट ना करें कि यार हमने एनसीईआरटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने नोट्स को दी, हमने बाकी मटेरियल्स को दी, लेकिन हमने एनसीईआरटी को नहीं दी। तो हम एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आती है काम की बात। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन।
यानी कि एरिस्टोटल जो था उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए एक पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। ही यूज्ड सिंपल, उसने क्या क्या यूज़ किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि ऊपर ऊपर के बाहर के कैरेक्टर, जिसने प्लांट्स को ट्रीज श्रब्स और हर्ब्स लाइक उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको जो सबसे बड़े ट्रीज, उससे छोटे श्रब, उससे सबसे छोटे हर्ब्स, इनमें उसने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, सिर्फ क्या देख के, हाइट देख के, एक क्राइटेरिया लिया उसने, लिया ना। ठीक है, देन उसने क्या किया, अब प्लांट्स और एनिमल में क्लासीफाई करना ज़रूरी है, तो प्लांट्स एंड एनिमल में क्लासीफाई करने के लिए उसने क्या किया, ही क्लासीफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, यानी कि अगर जैसे प्रेजेंट है या एब्सेंस है रेड ब्लड तो वो एनिमल होगा, और प्लांट को कैसे इसने क्लासीफाई किया, हर्ब, श्रब्स और ट्री के बेसिस पे। ठीक है, देन अब आए एक और साइंटिस्ट, अब एक और साइंटिस्ट है, कहानी की तरह समझो, पहले एरिस्टोटल आया, उसने दो तरह बता दिए, एक प्लांट होता है, एनिमल होता है, एनिमल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती रेड ब्लड। ठीक है, एंड प्लांट्स उसने डिफाइन किया, प्लांट्स को डिस्टिंग्विश किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। ठीक है, जैसे कि हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब आए लीनियस, लीनियस जो है उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम बताया, प्लांट्स एंड एनिमीलिया। अब इसका एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द पोजिशन ऑफ यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स होता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने बता दिया, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जो कि जिनके अंदर हमें क्रोमाटिन जैसे कि अलग तरीके का क्रोमोसोम देखने को मिलता है, क्रोमाटिन वगैरह जो उसमें होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक भी इसमें डिफाइन नहीं कर पाए थे। देन हम आते हैं, अब ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद एक साइंटिस्ट थे R.H. विट्टेकर। ठीक है, साइंटिस्ट थे R.H. विट्टेकर। देखिए अब मैं एक सेकेंड, आपको ये सारा रीड आउट करना ज़रूरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो अगली वीडियो जो है लाइन बाय लाइन आएगी। लेकिन देखिए अब मैं आपको सच बताऊं, ट्रूली बताऊं, लाइन बाय लाइन आप भी पढ़ सकते हैं, आपके पास भी बुक है, प्लीज़ टाइम सेव करिए अपना भी और मेरा भी। लाइन बाय लाइन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको जो चैप्टर में, देखिए मैं जो बोलती जा रही हूँ, जैसे मैंने पहले एरिस्टोटल बताया, फिर मैंने लीनियस बताया, फिर मैं अब R.H. विट्टेकर बताने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर इतना ही है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो जो यहाँ पे हाईलाइटेड है वो अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए, पूरी बायोलॉजी आपके टिप्स पे होगी। ठीक है, देन अगर मैं ऊपर ऊपर से इसको रीड आउट कर दूँ तो देखते हैं हम यहाँ पे, classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. जैसे प्लांट और एनिमल में उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे तो उस कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठ रहे थे, है ना। हैंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो बता दिया कि नहीं, ये कुछ सही नहीं है। ठीक है, देन बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अलावा अ नीड वॉज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक लोगों को लगा, या एक साइंटिस्ट को या किसी को भी, सबको लगा कि मॉर्फोलॉजी को छोड़ के, बाहरी कैरेक्टर्स को छोड़ के अंदरूनी कुछ कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब। ठीक है, इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि ये सब भी ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स for the living organism have hence undergone several changes over the time, though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have been also understood differently by a different scientist over the time. उन सब ने पढ़ा, उन्होंने कंसिडर किया, काफ़ी कैरेक्टर्स को उन्होंने किया, बट कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन आते हैं हमारे, देखिए R.H. विट्टेकर से पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये चार्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेबुलर फॉर्म में जो है, ये आप खुद पढ़ लीजिए, मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ और थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। लेकिन एक सेकेंड, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है पहले हम R.H. विट्टेकर के पॉइंट्स पर लेते हैं। R.H. विट्टेकर कब आए थे? 1969 में। ठीक है, आए थे मतलब कब इन्होंने दिया था अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, कुछ भी करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विट्टेकर ने। ठीक है, अब उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूडेड था? उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक है, यानी कि एनिमल्स। देन
अब इन सबको उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया, अब जैसे मैंने किसी चीज़ को क्लासीफाई किया, एक हो गया मैंने चाय पत्ती ली, एक मैंने चीनी ली, एक मैंने हल्दी ली, एक मैंने मिर्च ली, एक मैंने नमक लिया। इन सबको मैंने क्लासीफाई कैसे किया, सबकी बेसिस पे, मोफोलॉजिकल पे नहीं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे जिसके बेसिस पे मैंने उन्हें क्लासीफाई कर लिया, है ना। उसी बेसिस पे, उसी तरह से इन्होंने भी इन पाँचों को अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। वो कैरेक्टर्स क्या थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो उन्होंने क्या किया था, 5 ही कैरेक्टर्स को उन्होंने इंक्लूड किया था। वो कैरेक्टर्स क्या थे, देखो यहाँ पे लिखा हो, हाईलाइटेड है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, फाइलोजेनेटिक मतलब एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट करते हैं वो, है ना। देन हम आते हैं देखो फाइलोजेनेटिक क्या है, जो इवॉल्व होके कैसे कोई चीज़ फॉर्म हुई है। जैसे कोई चीज़ अगर कोई भी एक प्लांट है, कोई भी एनिमल ले लो, प्लांट ले लो, वो इवॉल्व होके क्या बना है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, पहले क्या था और इवॉल्व होने के बाद क्या है, उसके बीच का उसका रिलेशनशिप, उसको बोलेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देन इसमें इम्पॉर्टेंट तो कुछ नहीं है अब यहाँ बीच में, बट फिर भी आपको पढ़ने, आपने कहा है लाइन बाय लाइन, तो मैं एक बार समझा देती हूँ। बट जो अंडरलाइंड है, प्लीज़ गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, जो अंडरलाइंड है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ये नहीं कह रही एनसीईआरटी पूरी मत पढ़ो, एक बार तो पूरी रीड आउट करनी ही करनी है, वो मस्ट है। बट एक बार रीड करने के बाद, एक देखो, एक टॉपर बच्चा आपको कभी सीक्रेट नहीं बताएगा। टॉपर का सीक्रेट होता है कि वो हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता, वो फर्स्ट टाइम भले ही उस चीज़ को, पूरी बुक को एकदम से पढ़ेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा, बट सेकेंड टाइम जब वो स्टार्ट करेगा तो वो समझ लो लिखा है, फर्स्ट साइंटिस्ट हु अप्रोच टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म वॉज एरिस्टोटल। तो वो क्या करेगा, सिर्फ एरिस्टोटल को वो कर लेगा और क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, इसको और इसको हाईलाइट कर लेगा। तो जब सेकंड टाइम वो पढ़ेगा ना, तो यहाँ से नहीं पढ़ेगा फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच किसने किया था, वो पढ़ेगा ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई फर्स्ट टाइम किसने किया था, एरिस्टोटल ने। तो की पॉइंट्स बनाना सीखो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स। ये जो है 3 किंगडम भी था, हैकल ने जो किया था, ठीक है। 3 किंगडम सिस्टम भी था, क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे कि हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किस बेसिस पे किया गया है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड, सॉरी मैं भूल गई थी, आपने कहा था थोड़ा धीरे पढ़ो। क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। ठीक है, ये सब थे जो उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जो जब हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया, जो निकल के आए, ठीक है। देन एक सेकेंड, दिस मेरे को पूरा रीड आउट करने दीजिए। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। ठीक है, एक कैरेक्टर था पूरे किंगडम का कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास हर एक सेल में सेल वॉल ज़रूर होगी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से काफ़ी डिफरेंट थी। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस से, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी इसने साथ में रखा, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि एज एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे, एल्गे के अंदर ही उन्हें रख दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो था डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। हेट्रोट्रोफिक जो ग्रुप था फंगाई का एंड ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल्स डिकम्पोजिशन। द फंगाई हैड chitin in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall when such characteristics were considered. All fungi were placed in the separate kingdom fungi. हमें पता है, हम एक सेकेंड, 5 किंगडम्स जो थे वो क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, सबके बारे में डिफरेंटली हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर ऊपर से बताया गया है कि कौन से किंगडम्स हैं। इसीलिए मैं कह रही थी आप कंफ्यूज हो गए अगर मैं पूरी थ्योरी पढ़ने बैठूंगी। मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जब अब हम आते हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। देखो अगर मैं आपको समझाऊं तो हम ये देख सकते हैं, किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ही फंगाई, प्लांटे
एनिमल, ये नहीं कह रही उसके अंडर है, बट उससे रिलेटेड है। प्रोटिस्टा जो है वो फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया में एक लिंक की तरह वर्क करती है, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ाऊंगी, आगे है ही, चैप्टर में ही है, बट एक एक आइडिया दे रही हूँ कि मोनेरा सबसे अलग है। मोनेरा के अंदर जो आते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जो आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक आते हैं, मल्टीसेल्युलर हो चाहे यूनिसेल्युलर हो, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक आते हैं। एंड फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इसके अंदर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक आते हैं। गॉट इट? रिपीट करूं? आई गेस मुझे रिपीट करने की ये नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप बैक कर सकते हो। गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले एक पॉइंट रह गया हमारा। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, ये बात हमने पढ़ ली। एनिमल किंगडम जो है, ठीक है, विच लैक सेल, हमें पता है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होगी, राइट। देन जैसे क्लैमाइडोमोनास और कोलेरा, इसको जो है पहले एल्गे में रखा गया था प्लांट्स के अंदर, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर, जैसे अब क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला जो थे, और पैरामीशियम एंड अमीबा, ये चारों को हमने एक साथ ही रख दिया था। लेकिन जब बाद में जब ऑर्डर डिफ्रेंशिएट किया गया तो पैरामीशियम एंड अमीबा को हमने एनिमल किंगडम में रख दिया, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम मॉर्फोलॉजिकल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम देखें। सो अब हम आते हैं हमारे किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेल्यूलर होती है, ठीक है, सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कोई भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, सेल वॉल के पास सेल्यूलोसिक मतलब सेल्यूलोज नहीं होता, ठीक है। देन अब सेल्यूलोज नहीं है तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, हम पढ़ते हैं आगे, देखिए। जो बैक्टीरिया जो हैं सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के, ठीक है। तो दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया नहीं होंगे ना तो डिकम्पोजिंग ये जो फैक्ट है ये होएगा ही नहीं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह हैं, ठीक है, हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। आप एक सॉइल को उठा लो, उसके अंदर हंड्रेड या फिर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जीते हैं, ये लिव करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये हर तरह की लाइफ फॉर्म्स में सर्वाइव कर जाते हैं, जहाँ पे चाहे कुछ भी हो, हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, स्नो हो या डीप ओशन हो, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट, काफ़ी सारे जीते हैं यानी कि लिव करते हैं और या फिर दूसरों पे डिपेंड करके रहते हैं, जैसे कि पैरासाइट के थ्रू, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है उसको ग्रुप करा गया है 4 कैटेगरीज में। क्या है वो 4 कैटेगरीज? उनकी शेप पे डिपेंडेंट होके कोकस, ठीक है, जैसे कि स्पेरिकल होगा तो उसे हम कोकस कहेंगे, अगर रॉड शेप्ड होगा यानी कि स्टैंडिंग होगा उसे हम कहेंगे, देखो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कोकस, आप स्पेरिकल तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। देन हम रॉड शेप, जो हम रॉड शेप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बैसिलस। देखो ये रे, आपको आई गेस दिख रहे होंगे, ठीक है। देन जो कॉमा शेप जो होते हैं उसको विब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? विब्रियो। हमें प्लूरल याद रखना है, कोकाई, बैसिली, विब्रियो, ठीक है। देन स्पाइरल वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पिरेलम, स्पिरेला इनका प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। देन गाइस आई होप आपको सबको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट, ये नहीं है मैं अगले दिन ही, कल ही अगला चैप्टर अपलोड करूँगी, बट परसों तक आपको 3rd चैप्टर मिल जाएगा। अगर लेट हो जाता तो एक दिन और लगा लीजिए, अदरवाइज़ आपको मिल जाएगा। गाइस आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। सो देखिए हमारा मिशन है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें, 360 आउट ऑफ, ज़्यादा नहीं तो 350 तो हम स्कोर करें ही नीट में, एंड बोर्ड्स में तो 100 आउट ऑफ 100। बोर्ड्स में तो बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, बोर्ड्स में आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव
मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया जो है अगर एज अ ग्रुप हम जो देखते हैं उसे, वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको पता ही होंगी, जितनी भी केमिकल कंपोजिशन हो रही है हमारी बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइप की डाइवर्सिटीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बैक्टीरिया में शो करता है। ठीक है, उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के, वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। यानी कि मोनेरा में हम क्या इंक्लूड करेंगे? हर टाइप के बैक्टीरिया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये इससे थोड़ा बाहर है, इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाहर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मोनेरा देखिए, समराइज करते हैं। मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनकी सेल्युलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है ऑटोट्रॉफिक होती है और हेट्रोट्रॉफिक होती है, दोनों टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, हाईएस्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स काफ़ी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में, नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी पढ़िए। ठीक है, देन सेल वॉल जो है, सेल वॉल हमने पहले बताया था सेल्यूलोसिक नहीं होती, यानी कि सेल्यूलोज की बनी नहीं होती, तो किस चीज़ की बनी? सेल वॉल तो है ही, किस चीज़ की बनी होगी? वो बनी होगी पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड की, जिसको हम बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हम इस मोनेरा के उसको कंप्लीट कर चुके हैं। देन मोनेरा में भी हमारे पास दो टाइप से हमारे पास आ जाते हैं, आकी बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देखिए दिखा देती हूँ एक सेकेंड। देखो, दो मोनेरा में भी हमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं, आकी बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आकी बैक्टीरिया क्या होते हैं? आकी बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी टाइम पहले से, लाइक बहुत टाइम पहले, जब हमारी अर्थ एक आग का गोला थी, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाता था, उस टाइम पे समझ लीजिए, जब वो जैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ टाइम, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, उस टाइम पे आकी बैक्टीरिया हुआ करता था। लाइक सबसे पुराना बैक्टीरिया हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं आकी बैक्टीरिया। तो ये क्या था? ये दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। अब मोस्ट हार्श हैबिटेट क्या थी? जब हमारा अर्थ, जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, जब आकी बैक्टीरिया ने सर्वाइव किया था, इवॉल्व किया था अपने आप को। ठीक है, तो इन्हें स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा कि अलग अलग जगह पे जो आकी बैक्टीरिया रहते हैं उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में अगर रहेंगे, काफ़ी खारे से जगह पे रहेंगे, तो उसे हम कहेंगे हेलोफाइल्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट है, काफ़ी सॉल्टी सा एरिया है, उसको हम कहेंगे हेलोफाइल्स। और हॉट स्प्रिंग, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे रहेंगे तो थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, समझ आया? देन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया मतलब मिथेनो टाइप जो एरिया है, जहाँ पे मिथेन ज़्यादा फॉर्म होता है, उसको कहेंगे हम मिथेनोजेंस। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या बता रहा है कि इसके जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं ना, आकी बैक्टीरिया जो डिफरेंट है। अब ये पॉइंट काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है। कैसे एग्ज़ाम्स में आता है? बोर्ड्स में आता है, स्कूल के एग्ज़ाम्स में आता है कि आकी बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट है नॉर्मल बैक्टीरिया से। आकी बैक्टीरिया डिफरेंट है नॉर्मल बैक्टीरिया से इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो ये जो इसका फीचर है ना कि इसके पास डिफरेंट सेल वॉल है, यही जो है हेल्प करती है इसकी आकी बैक्टीरिया की टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब हार्श कंडीशन। ठीक है, उसमें भी मतलब बहुत वैसी कंडीशन, लाइक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग एरिया है, तो वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो किस लिए? क्योंकि इसके सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, देन मिथेनोजेंस जो हैं वो आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रिमिनेंट एनिमल्स। मिथेनोजेंस जो हैं काउज, बफेलो, इन सबके गट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बायोगैस, जो जिसे हम डंग से हम बायोगैस बनाते हैं, काउ बफेलो के डंग से हम बायोगैस बनाते हैं। तो जो मिथेनोजेंस है ना, वो इनके गट में प्रेजेंट होती हैं। तो जब ये डंग मतलब प्रोड्यूस होता है, डंग जब हमें मिलता है, उससे जब हम बायोगैस बनाते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? मिथेन गैस। दैट्स द रीज़न। ओके, सो आई गेस आपको आकी बैक्टीरिया समझ में आया होगा। देन हम जाते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, जो ये कैरेक्टराइज्ड, इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? इसकी रिजिड सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि हमने आकी बैक्टीरिया को कैसे कैरेक्टराइज किया, हमने यू बैक्टीरिया को कैसे कैरेक्टराइज किया।
ठीक है। देन अगर मोटाइल होगी, ये सेल वॉल मोटाइल होगी तो इसके अंदर फ्लैजिला होंगे, ठीक है। फ्लैजिला मतलब 2 वायर टाइप जो होंगे उनको हम फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट होंगे अगर मोटाइल, मतलब मूवमेंट करने में जो हेल्प करेंगे, तो फ्लैजिलम जो होंगे तभी मूवमेंट होगी। मोटाइल मतलब मूव कर सके जो बैक्टीरिया, यानी कि हैव अ फ्लैजिलम। देन अगला है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है उसको हम रेफ़र करते हैं एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया को हम कैसे रेफ़र करते हैं? एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। देखिए, जितने भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो करते हैं जितने बैक्टीरिया, उनके पास क्लोरोफिल ए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी करिए, क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए होना मस्ट है किसी भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है। ठीक है, तो उससे जैसे कि ये ऑटोट्रॉफ होता है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होता है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गे, ठीक है, यानी कि टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी ये हमें मिलेगा। देन हम आते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए का यूज़ होता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। आपको पहले ही बताया था ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये। देन हम आते हैं जो कॉलोनीज जो होती है ना साइनोबैक्टीरिया की, वो किससे सराउंडेड होती हैं? जेलाटिनियस शीट से। देखिए, मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया है, बट मैं समझाऊंगी एज ए स्टोरी ही, ताकि आपकी हेल्प हो, आपको अच्छे से समझ में आए। एज अ नोट्स वाइज आपको समझा रही हूँ मैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही समझाया जा रहा है, बस आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े तो आई गेस आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो गाइज, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है ये ऑफनली, यानी कि टाइम टू टाइम ये फॉर्म करते हैं ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, यानी कि ब्लूम्स मतलब बबल्स टाइप, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर ये बबल्स टाइप फॉर्म कर देता है ऑफनली, ठीक है। देन हम आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, उसी को हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या करता है? जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, और ये जो यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सॉरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सब जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं। अब इनमें जो है ऑक्सीजन, सॉरी एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी कुछ ना कुछ। वो एनर्जी कहाँ हेल्प करती है? एटीपी के प्रोडक्शन में, ठीक है, हो गया हमारा। देन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया जो है कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। देखिए इसमें देखते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको पढ़ना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये काफ़ी सिंपल आपको राउंड अटैच्ड आपको दिख रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स टाइप, ठीक है। इसके ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, ठीक है। देन इसमें देखिए एक जगह पे जो है फूला हुआ आपको एक सेल दिख रहा है, ठीक है, तो सिस्ट, हेट्रोसिस्ट इसे कहते हैं। हेट्रोसिस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज हेट्रो बाहर से दिख रहा, अलग सा दिख रहा है, बिल्कुल इन सभी सेल्स से अलग दिख रहा है, और सिस्ट मतलब कोई भी फूला हुआ सेल, ठीक है। ये सारे सेल्स हैं, इनमें फूला हुआ सेल है, यानी कि सिस्ट मतलब फूला हुआ सेल, तो हेट्रोसिस्ट इसको कहते हैं। इसकी कवरिंग, प्रोटेक्शन के लिए म्यूकिलेजेनस शीट का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, जिससे ये कवर्ड होती है, ठीक है। सो एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना। सो गाइज क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे होता है? तो वो होता है हेट्रोसिस्ट में, साइनोबैक्टीरिया के टाइप में है, ठीक है। देन बैक्टीरिया जो है, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हम सबको पता है। देन हम आते हैं अगले पॉइंट पे, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबेंडेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है काफ़ी मिलते हैं, अबेंडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं हमें हमारे नेचर में हाई अमाउंट पे। तो मेजॉरिटी जो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वो डिकम्पोजर्स है। मैंने आपको पहले ही बताया था बैक्टीरिया जो है
इसके बिना जो ये डिकम्पोजिंग का जो फैक्ट है ना, ये डिकम्पोजिंग का जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा। तो बैक्टीरिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है, ठीक है। जैसे कि जो कई डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया कई होते हैं जिनका ह्यूमन हेल्थ पे काफ़ी बेकार रोल होता है, ठीक है। काफ़ी जैसे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ह्यूमन लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस हो गया, ये भी इसी में इंक्लूड होता है। देखो जैसे कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। ये जो हमारे हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये इस यूज़ में आते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, आपको समझ में आएगी चीज़ें मैं क्या बता रही हूँ आपको। देन देखिए जो बीमारियां हैं, अब देखो एनसीईआरटी में हम काफ़ी सारी डिसीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, बट ये जो बीमारियां हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, इसको पढ़ना काफ़ी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में हम नहीं छोड़ सकते कोई भी चीज़। सो अगर हम एनसीईआरटी में इंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस सैंकर, ये जो है वेल नोन डिजीज़ हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, किससे रिप्रोड्यूस करता है ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस करता है? फिजन से, ठीक है। समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो स्पोर से भी रिप्रोड्यूस कर लेता है। देन अब फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो मैं आपको अगला बताने जा रही हूँ, माइकोप्लाज्मा, अलग से अंडरलाइंड है, ध्यान से देखिए। माइकोप्लाज्मा जो है ये कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल कोई नहीं होती। हम जो देखेंगे जो बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है ये माइकोप्लाज्मा और वायरस का आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है ना उसके अंदर से जब हम इसको फिल्ट्रेट करते हैं तो अगर माइकोप्लाज्मा उसके अंदर है, बैक्टीरिया तो आपका ऊपर रह जाएगा बट ये फिल्टर हो जाता है। ये भी एक तरह से ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया ही है एक तरह से, बट ये फिल्टर हो जाता है उस बैक्टीरिया फिल्टर वाले प्रूफ से, ठीक है। सो आपको पता चल गया कि किसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अब तक जो नोन है हमें, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। काफ़ी सारे माइकोप्लाज्मा जो हैं वो पैथोजेनिक हैं एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। अब आ गया प्रोटिस्टा, अब हम आए किंगडम प्रोटिस्टा में। मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर इंक्लूड होते हैं यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स कौन से वाले? सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेल्युलर, ठीक है। देन जो सेल वॉल जो है ना वो प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। ये रीज़न है यहाँ पर बताने का, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। देन हम जाते हैं सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर, ये हमें पता है। देन जैसे कि हम देख रहे हैं हमें इसमें इंक्लूड करेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा में इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जो है प्राइमरीली एक्वाटिक है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा मैंने आपको पहले बताया था एक लिंक फॉर्म करती है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। आपको बताया था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन प्रोटिस्टा में ही एक लिंक के थ्रू, जैसे प्रोटिस्टा लिंक है तो उसमें क्या आ जाएगा? प्लांट, एनिमल, फंगाई, ठीक है, यही इसमें बताया गया और नहीं है। और उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल यूकैरियोट्स, पता है हमें। मेंबर्स जो होते हैं प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, बता दिया आपको। और ये जो होते हैं मोड क्या हो सकता है इसका? ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट प्रोटिस्टा कौन से होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, हम एक बार उनके नाम याद कर लेते हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम था, 5 क्राइटेरिया थे, 5 इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा आपको पता चल गए, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारे प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा नंबर 1 दैट इज़ क्राइसोफाइट। इसको जो है हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहते हैं, इसको हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको आगे पता चलेगा, बताती हूँ मैं भी। डाई एटम्स, बात ध्यान सुनिए, डाई एटम्स जो है इसका कोर है, यानी कि इसकी सोल है। डाई एटम्स जो है क्राइसोफाइट की सोल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाई एटम्स, ठीक है। सेल वॉल जो होती है ये होती है टू थिन ओवरलैपिंग शेल। 2 शेल ले लीजिए, उनको ओवरलैप करा लीजिए, आपने 2 शेल ली उसको ओवरलैप करवा दिया,
तो अब वो जब एक साथ फिट हो गया तो एक वो सोप बॉक्स, साबुन की टिकिया के टाइप दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह की इनकी सेल वॉल होती है। देन द वॉल्स जो है आर एम्बेडेड विद सिलिका, सो द वॉल इज इनडिस्ट्रक्टेबल। वॉल जो सेल वॉल जो है सिलिका से कवर्ड होती है ताकि वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो, उसे मतलब टूटे ना वो इतनी आसानी से, स्ट्रॉन्ग बनाती है वो सिलिका उस सेल वॉल को। देन डाई एटोमिकस अर्थ इज द सेल वॉल ऑफ डायटम। डायटम्स के सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, डाई एटोमिशियस अर्थ, ठीक है। देन विच इज ग्रिटी इन नेचर एंड यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। इनके ऑयल सिरप हम पॉलिश करते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो काफ़ी शाइनी लुक देता है, तो वो यही होता है डायटम्स वाला, ठीक है। देन अगला है हमारा अगला है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। ये जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया, मरीन वाटर में मिलते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें से जो मोस्टली होते हैं उनके पास फ्लैजिला होती है, देखो आपको दिख ही रहे होंगे। फर्स्ट वाला है देखो डायनोफ्लैजिलेट फर्स्ट वाला, इसके अंदर देखो आप फ्लैजिला, ये वायर टाइप जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 2 फ्लैजिला होती हैं। सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती है उसके आउटर सरफेस पे, यानी कि आउटर पोर्शन में जो होता है सेल्यूलोज की कवरिंग होती है। समटाइम रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसका एग्जांपल है गॉर्नियोलेक्स। इसको अंडरलाइन करो, राउंड करो, मार्क करो, कुछ भी करो, इम्पॉर्टेंट है। गॉर्नियोलेक्स जो है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है, जो कि अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतने मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसके अंदर कि वो एक सी अपीयर रेड टाइड्स बना देता है, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, समटाइम जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है ना, जो पर्टिकुलर उसका एग्जाम्पल क्या बताएंगे, गॉर्नियोलेक्स, ठीक है। ये इतने ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होते हैं इसकी, इतने ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होते हैं कि आपको सी जो होती है ना, नदी जो होती है ना, कई टाइम रेड दिखाई देती है, रेड तरह की टाइड्स आपको दिखेंगी, रेड तरह की लहरें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ये किस लिए होती है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे होती है, ठीक है। देन टॉक्सिन्स जो होते हैं रिलीज़ किए जाते हैं बाय सच लार्ज नंबर, काफ़ी टॉक्सिन जो होते हैं इतने लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं कि दे कैन इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिश। वो रेड सी तो हमें दिख रही है, इसका मतलब कुछ टॉक्सिन तो रिलीज़ हुआ होगा ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम कहते हैं येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू या रेड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट इन द सेल। किसी भी फॉर्म की हमें वो सी दिख सकती है। यहाँ पे हमने सिर्फ रेड के बारे में डिस्कस किया है, बट कई टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए ऊपर सेकेंड लाइन में देखिए, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। जिस तरह का पिगमेंट सेल में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, ठीक है। देन यूग्लिनोइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट। इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना, एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए, बाद में भूल जाओगे, एग्जाम्पल पहले लिख लो। यूग्लेना, तो ये जो होता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, पता है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्रोटीन रिच लेयर होती है। याद रखना, बाकियों में सेल वॉल थी, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बट प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं पेलिकल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल होगी तो अब यानी कि मोटाइल बॉडी है, मूव करेगी। तो 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। उसके बाद हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक के मोड से बिहेव करते हैं, और जब एब्सेंस होगी, सनलाइट नहीं होगी, तो ये हेट्रोट्रोफिक के उस बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये किस तरह का न्यूट्रिशन रखती है, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। जो इसके अंदर यूग्लिनोइड्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होंगे ना, वो हायर जो हम प्लांट के किंगडम में जो हम पढ़ेंगे ना, उससे सिमिलर काफ़ी होते हैं, ठीक है। देन हम अगले पे आते हैं, अगला है स्लाइम मोल्ड। देखिए अब इसको प्रोटिस्टा जो है, ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करके अगला जो है प्रोटोजोआ का पार्ट, ठीक है।
प्रोटोजोआ का पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और टाइम काफ़ी ज़्यादा है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम जो प्रोटोजोआ का पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स कंप्लीट करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, यानी कि सेप्रोफिटिक इसकी मोड ऑफ लिविंग होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देन ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स, ठीक है, दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स। देन हम आगे देखते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन है तो ये फॉर्म कर देते हैं एग्रीगेशन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अगर इनको सूटेबल कंडीशंस मिल गई तब तो ये फॉर्म कर देंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो ग्रो कर सकता है, सेवरल कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है काफ़ी ओवर सेवरल फीट, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा जो कि स्पोर्स होंगे उनकी टिप्स पे। अगर फेवरेबल है तो प्लाज्मोडियम बनाएगा, और अनफेवरेबल है तो बनाएगा वो काफ़ी सारे डिफ्रेंशिएट कर जाएगा प्लाज्मोडियम, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज़ को बनाएगा उसके टो पे, यानी कि उसकी टिप्स पे पियरिंग स्पोर्स होंगे, ठीक है। द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स होंगी स्पोर्स में। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होंगे। तो स्पोर्स जो है डिस्पर्स्ड बाय देयर एयर करंट्स, ठीक है, एयर करंट्स के थ्रू वो डिस्पर्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटोजोन्स में, ठीक है। जो प्रोटोजोन्स जो हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, एज अ प्रेडेटर। देखिए आप 11th क्लास के बच्चे हो, आपको मैं इतना समझा रही हूँ, लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ूंगी बट आपको इतना समझा रही हूँ कि आपके बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। नीट के लिए तो आपको 360 में से 350 आई अश्योर यू। जो पढ़ा रही हूँ एक एक मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, जो वर्ड मैं रिपीट कर रही हूँ, उसे अगर आप नोट कर रहे हो, उसे दिन में 4 बार पढ़ रहे हो, 4 बार नहीं, छोड़ो यार इतना नहीं पढ़ते होगे, 4 बार नहीं 2 बार अगर पढ़ रहे हो, सिलेक्शन पक्का है। बायो काफ़ी अच्छा होल्ड करती है, बायो को के ऊपर अगर आपकी कमांड है तो आप बेस्ट करेंगे। रुकिए जल्दी कंप्लीट करते हैं हम अपना, ठीक है। प्रोटोजोआ में जो है 4 टाइप्स के फॉर्म हमें मिलेंगे, ठीक है। देन जो सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रेडेटर की तरह या पैरासाइट की तरह लिव करते हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के, जैसे हम ये प्लांट्स के देखे थे यूग्लिनोइड्स वगैरह, उसी तरह से हम देखेंगे अब एनिमल्स के भी, ठीक है। देन फर्स्ट हम देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये क्या करते हैं? ये फ्रेश वाटर वगैरह आप पढ़ लो, इसका मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। ये कैरी करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, इनके पास सूडोफोडिया होता है, यानी कि फॉल्स फीट होता है टू कैप्चर द फूड को कैप्चर करने के लिए सूडोफोडिया होता है। सूडोफोडिया यानी कि इनके पास फॉल्स फीट होता है, ठीक है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो मरीन प्रोटोजोन्स है ना, उनके पास सिलिका होता है उनकी सेल वॉल में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? एंटामीबा इज अ पैरासाइट। देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है? एदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट्स होंगे, ठीक है। और जो पैरासिटिक फॉर्म्स जो होता है वो फॉर्म करता है डिजीज़। यही है जो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी उसकी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिजीज़ को क्रिएट करता है, ठीक है। तो पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज़। देन स्लीपिंग सिकनेस, कौन सी डिजीज़ हो सकती है? स्लीपिंग सिकनेस एक एग्जांपल है, वो किसके थ्रू होती है? ठीक है, ट्राइपैनोसोमा एग्जांपल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आ गए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स पे। ये जो होते हैं ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कि मोटाइल हैं ये, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंस होते हैं इस पर बहुत सारे। दे हैव अ कैविटी टाइप होती है जो ओपन करती है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। एक कैविटी होती है जो सेल सरफेस यानी कि सेल का जो आउटर वॉल है उसके बाहर ओपनली इन्वायरमेंट में रहती है। ये जो कैविटी जिसको हम कहते हैं गलेट, ठीक है, गलेट GULLET। आई होप आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही हो। देन ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं द वाटर जो है लेडन विद फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट थ्रू सीलियरी मूवमेंट। जो वाटर जो है जो फूड के साथ इंक्लूडेड है टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट थ्रू सीलियरी मूवमेंट के थ्रू। हमने पहले बताया था मोटाइल है तो गलेट तक कैसे पहुंचता है? वो सीलियरी मूवमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, ठीक है। देन
हम आ जाते हैं स्पोरोजोन्स में। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शस स्पोर्स होते हैं, जैसे कि लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शस स्पोर होते हैं। देन एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, यही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी यही है। आपको ऐसे कोई नहीं समझाएगा, आपकी एनसीईआरटी उठाकर ऐसे रखती है और उसकी एक एक लाइन आपको बताई जा रही, कोई नहीं समझाएगा। मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, आप भी लाइक कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मलेरियल पैरासाइट, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। सबके एग्जाम्पल याद करने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस आगे किंगडम फंगाई और बाकी के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड इस वीडियो को देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।